प्यारे बच्चों, आज हम स्पर्श पुस्तिका से जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। देखिए, कुछ पिक्चर आप इसमें देख ही रहे होंगे और आपके दिमाग में भी ये आ गया होगा और आप शायद जानते भी हैं एवरेस्ट क्या है। अगर मैं आपसे यहाँ एक प्रश्न करूँ कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला का क्या नाम था, जिसने एवरेस्ट की पूरी चढ़ाई की, उस प्रथम महिला का क्या नाम था, तो आप में से कुछ ज़रूर जानते होंगे कि उनका नाम था बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल, जिनका जन्म उत्तरांचल के चमोली ज़िले में बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। जो इनके पिता थे वो इनकी पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे। बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। बचेंद्री ने ऐसी विषम स्थितियों के बावजूद संस्कृत से एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। पाठ में प्रवेश करते हैं और एक एक पैराग्राफ को समझते हुए चलेंगे। एवरेस्ट अभियान अर्थात एवरेस्ट की जो चढ़ाई, उसका दल का मतलब होता है बेटा इंग्लिश वर्ड ग्रुप। एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए जो ग्रुप था वह 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज़ से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था। देखिए, अग्रिम का मतलब जो एक दल, एक ग्रुप था, उससे पहले ही वहाँ जा चुका था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुँचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। देखिए, हिमपात का अर्थ होता, दुर्गम आप जानते ही हैं, कठिन मार्ग, और हिमपात बर्फीला जो होता है उसको सफाई करना, वहाँ से बर्फ़ को हटाना, इस तरह के कामों के लिए एक दल पहले ही जा चुका था। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव के होते हैं। एक वहाँ की जनजाति शेरपा, वह नमचे बाजार ही था जहाँ से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा। बचेंद्री पाल यहाँ पर बात कर रही हैं कि वह नमचे बाजार ही था जहाँ से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा था, देखा था, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। जो नेपालियों से क्या कहते थे? सागर माथा। ठीक है, सागर का माथा। आपको ये यहां तक समझ में ही आ गया होगा। जब हम, एक स्लाइड चेंज हो गई है, एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल अर्थात प्लूम देखा। बर्फ का बड़ा फूल मतलब एक कह सकते हैं बहुत बड़े आकार का एक बर्फ का कह सकते हैं ग्रुप। ठीक है, प्लूम देखा, जिसे प्लूम बोलते हैं, बर्फ का बड़ा प्लूम देखा, जो उस पर्वत शिखर पर लहराता हुआ किसी एक ध्वज सा लग रहा था। वो दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था, इस तरह से मेरे मन में विचार आया जैसे कोई एक झंडा, एक ध्वज वहाँ लहरा रहा हो।
लोगों के द्वारा बचेंद्री पाल को बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखी हुई बर्फ पर्वत पर उड़ती रहती है। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता है। आप समझ ही गए होंगे कि जब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है और वहाँ बर्फ़ जमी हुई है, तो उसको जो हवा है उसके प्रेशर से जब वो उड़ रही है तो वो कम से कम 10 किलोमीटर आगे तक बिल्कुल सीध में उड़ रही है। तो अगर आप उस स्थिति को, उस दृश्य को नीचे से बहुत दूरी से देख रहे होंगे, तो वही उन्होंने अपने मन की कल्पना बताई है कि मुझे वह एक ध्वज सी लग रही थी, ध्वज सा वो लग रहा था, वो दृश्य ऐसा लग रहा था मानो एक ध्वज लहरा रहा हो। उन्हें यह भी बताया गया कि शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता है, विशेषकर जब मौसम खराब होता है। बचेंद्री पाल कहती हैं कि यह सब बातें उन्हें डराने के लिए काफ़ी थीं। उन्होंने कहा, जब मैंने इन बातों को सुना तो मुझे काफ़ी डर सा भी लगा। फिर भी बचेंद्री पाल कहती हैं कि एवरेस्ट के प्रति वे विशेष रूप से मुग्ध थीं और उसकी कठिन से भी कठिन चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। उन्होंने मन में एक दृढ़ निश्चय बना रखा था कि कितनी भी कठिन चुनौतियां आ जाएं, कितने भी कठिन रास्ते आ जाएं, लेकिन मुझे एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी करनी ही है। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, हमें हिमस्खलन का अर्थ होता है, हिम आप जानते ही हैं, बर्फ़, स्खलन होता है जब बर्फ़ खिसकती है, उसे बोलते हैं हिमस्खलन। ठीक है, बर्फ़ का खिसकना। हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। जब बर्फ़ खिसकती है तो उस अवस्था में कुछ भी हो सकता है, तो उसी में एक शेरपा कुली था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धंसकने से लोहत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ़ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु को भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या समझाया कि जो इनके अग्रिम दल का जो नेतृत्व कर रहे थे प्रेमचंद जी, तो इसमें बताया कि जब वह 26 मार्च को जो उनका दल था जब पेरिस पहुंच गया, तो उन्हें हमें बर्फ़ के खिसकने के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुख भरा समाचार दिया। हमें एक समाचार मिला कि शेरपा एक कुली जो बर्फ़ खिसकने की वजह से मर चुका है। तो बचेंद्री पाल का कहना है कि जो खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धंसकने से लोहत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ़ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। लोहत्से, जैसा कि आप इस शब्द से शायद ही परिचित हों, लोहत्से तिब्बती में एक दक्षिणी चोटी लोहत्से जिसे बोला जाता है, अर्थात K2 जो आपने सुना होगा, K2 वे कंचनजंगा, उसके बाद विश्व की चौथी सबसे बड़ी ऊंचा शिखर, ठीक है, लोहत्से। तो जिसका यहाँ पर वर्णन किया गया है, ये शब्द शायद ही आपको पहले समझ में आया हो और शायद आप जानते भी हो। उसके बाद लोहत्से से क्या था कि जो बर्फ़ की जो चट्टान थी बड़ी बड़ी, वह खिसक आई थी। तो उसमें क्या हुआ था, 16 शेरपा कुली थे, उसमें से कितने की मृत्यु हो गई? 1 की। और घायल कितने हो गए थे?
4 घायल हो गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिच लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बु हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। जो उपनेता प्रेमचंद जी थे, जो इसका सारे दल का नेतृत्व कर रहे थे, जो आगे दल चला गया था, अग्रिम दल जो था उसका वह नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को वो भी पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा, जो वहाँ हिमपात की जो स्थिति थी, जो बर्फ़ की जो भी स्थिति थी, उससे उन्होंने हमें अवगत करा दिया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। आप समझ ही गए होंगे कि सबसे पहले उन्होंने उन्हें यह अवगत कराया कि आपका जो 6000 मीटर पर एक कैंप बना दिया गया है और जो हिमपात के बिल्कुल ठीक ऊपर है, वहाँ तक का जो रास्ता है आपका वो भी पूरी तरह से साफ़ कर दिया गया है। जहाँ पर भी पुल की आवश्यकता थी, पुल भी बना दिए गए हैं, रस्सियों को बांध भी दिया गया है तथा झंडियों से चिन्हित कर दिया। अर्थात झंडी क्यों लगाई जाती है? देखिए, झंडी से रास्ते को बता दिया जाता है कि आपको इधर इधर से होकर आना है, आप और कहीं भटक ना जाएं जहां आपको असावधानी हो और अर्थात आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए पहले ही एक अग्रिम दल चला गया जिसने उस रास्ते को क्लियर कर दिया था कि आप इधर से होकर आ सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पुल रस्सियां बांधकर झंडी लगाकर चिन्हित कर दिया है। पूरे रास्ते का उन्होंने जायजा ले लिया, कठिनाइयों का जो भी वहाँ कठिनाई पड़ी उन सभी का जायजा ले लिया था। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना भी जारी है। बर्फ़ वहाँ खिसक रही थी, गिर रही थी। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के लिए किए गए काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ते खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। उन्होंने बचेंद्री पाल को और उनके साथियों का ध्यान किस पर दिलाया कि जो ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना जो था अभी जारी था। तो उन्होंने बताया कि हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के लिए जो सारे काम हैं वे हमारे बेकार भी हो सकते हैं, क्योंकि बर्फ़ गिर रही है लगातार। अब हमने झंडी लगा दी हैं, पुल बना दिए हैं, रस्सियां कस दी हैं, जब बर्फ़ गिरेगी सब बेकार हो जाएगा। उन लोगों को रास्ता खोलने का काम दोबारा करना भी पड़ सकता था। ठीक है, नेक्स्ट पैरा। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। अब उन्हें एक खबर और मिली। जब वो बेस कैंप पर पहुंचे तो एक मृत्यु की खबर और सुनते हैं वे कि जलवायु के सही न होने के कारण जो एक रसोई सहायक था, जो रसोइये का कार्य करता था, उसमें सहायता देता था, उसकी मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से जो बचेंद्री पाल थी और उनके साथी थे, आशा उत्पन्न करने इसकी स्थिति में नहीं चल रहे। तो उन्हें अभी आशा शायद नहीं थी कि अभी ये कार्य पूर्ण हो जाए। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की मतलब हैरान, मैं हैरान होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट, लहोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। वह क्या बता रही हैं कि जो एवरेस्ट शिखर था उसको पहले भी वह 2 बार देख चुकी थी, लेकिन एक दूरी से देखा था उन्होंने। ठीक है, बचेंद्री जो थी उन्होंने इसको एक दूरी से देखा था। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन जो बचेंद्री पाल थी उन्होंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को भी देखा।
बचेंद्री पाल हैरान होकर खड़ी रह गईं और एवरेस्ट, लोहत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रहीं। ये पर्वतीय श्रेणी है एवरेस्ट, लोहत्से, नुत्से, ठीक है। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर, खंड का अर्थ होता है टुकड़े, तो जो हिमपात से क्या था, एक बर्फ के टुकड़ों का अव्यवस्थित, कोई व्यवस्था नहीं थी, अर्थात कुछ पता नहीं था छोटे बड़े कब गिर जाएं, क्या हो जाए, कुछ पता नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी उस चीज़ का। तो उन्होंने कहा है कि वह बर्फ खंडों में तथा टुकड़ों में गिर रही थी। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ़ में हलचल हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थीं और अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थीं। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। पैराग्राफ में क्या समझाया है कि जो बचेंद्री पाल हैं वह क्या कह रही हैं कि जो हिमपात है वह अपने आप में एक तरह से बर्फ़ के टुकड़ों का बिना किसी व्यवस्था के गिरना होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, हिमपात बोलते हैं। एक प्रश्न बनता है, हिमपात किसे कहते हैं? अपने आप में एक तरह से बर्फ़ के टुकड़ों का बिना किसी व्यवस्था के गिरना हिमपात है। बचेंद्री पाल और उनके साथियों को बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ़ में हलचल हो जाती है। जब ग्लेशियर, जो बर्फ़ के बहुत बहुत बड़े पिंड हैं, जब वो बहते हैं तो अपनी स्थिति से जब वो हटते हैं तो क्या होता है, बर्फ़ जो होती है उसमें हलचल हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ़ की जो चट्टानें अचानक से गिर जाती हैं। भाई किसी का जब बेस ही थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा तो ऊपर का क्या होगा, गिरना शुरू हो जाएगा, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें अचानक गिर जाया करती हैं और अन्य कारणों से भी अचानक हमेशा ही खतरनाक स्थिति धारण कर लेती हैं। तो सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े गड्ढों और दरारों में बदल जाने का केवल ख्याल ही बचेंद्री पाल को और उनके साथी को डरा रहा था। बचेंद्री पाल कहती हैं कि इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि उनके पूरे सफ़र के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन चढ़ाई करने वालों और कुलियों को हर दिन छूता रहेगा। हिमपात की स्थिति थी उस समय जब वो जा रही थी, तो उन्हें इस बात का थोड़ा डर भी था। आगे जानेंगे वो गईं या नहीं गईं। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। देखिए, जो डॉक्टर मीनू मेहता थीं, उन्होंने एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल, जो स्थायी ना हो, ठीक है, पक्के नहीं, बस जो उनका कार्य था उसे पूर्ण करने लायक, पुल बनाना सिखाया, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करना सिखाया, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना सिखाया और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों, अभियांत्रिकी मतलब टेक्निक जो होते हैं, टेक्निकल वर्क, ठीक है, तकनीकी कार्य के बारे में हमें सारी जानकारी दे दी, कैसे क्या क्या करना है सारा हमें बता दिया। तीसरे दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी,
क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 महिलाएं ही थीं। अर्थात जो तीसरा दिन था, तो उस दिन क्या किया, सारा जो सामान था जो कैंप 1 लगाया था, हमने उस चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। जो हमारा तीसरा दिन था वह हम चढ़ना चाहते थे, ये हमने निश्चित कर लिया था कि उस दिन हम जो कैंप 1 था वहाँ तक सामान ढोकर अपना ले जाएंगे। जो रीता गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। जो इनके साथ थे वो कौन कौन थे? रीता गोम्बू, ठीक है, वो इनके साथ चढ़ रही थी। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था। वॉकी टॉकी से आप भली भांति परिचित ही होंगे, आप बातचीत करने के लिए वॉकी टॉकी, जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। देखिए सबसे पहले कौन सा कैंप था? बेस कैंप। उसके बाद कैंप 1। तो अब ये कैंप 1 तक जा रहे थे और कैंप 1 तक पहुंचने की जो भी जानकारी थी वो वॉकी टॉकी की सहायता से बेस कैंप तक पहुंचा रहे थे। और जो कर्नल खुल्लर थे उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी। मतलब बेस कैंप से कैंप 1 था वहां तक ये भली पहुंच चुके थे कैंप 1 तक, क्योंकि जो कैंप 1 था वहां पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थीं, रीता गोम्बू और बचेंद्री पाल। अंगदोरजी, लोपसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए। और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया, मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ। नौसिखिया का अर्थ होता है नया सीखने वाला। बचेंद्री ने कहा, मेरे लिए सब कुछ नया है, मैं नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। जो एवरेस्ट शिखर यात्रा है मेरी, वह मेरे लिए पहला ही ये अभियान है। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है। जो तेंजिंग थे उनके लिए भी पहला ही अभियान था। लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। उन्होंने बचेंद्री की हिम्मत को और बढ़ाया और कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। पर्वतीय लड़की का अर्थ है पर्वतों में रहने वाली, निवास करने वाली, पर्वतों पर चढ़ने आए दिन, मतलब उसका जीवन इन्हीं से गुजरा हो। इस तरह की तुम्हें देखने में ही लगता है तुम अपने पहले ही प्रयास में पहुंच सकती हो। उन्होंने ऐसा कहा। तो इससे क्या होता है? हिम्मत बढ़ती है। पंद्रह 16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लोहत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। अब वह कैंप 3 पर पहुंच चुकी हैं। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोपसांग तशारिंग मेरे तंबू में थे। एंडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी। 3 लोग थे इस कैंप में। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 अर्थात 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी, बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। क्या हुआ था कि एक बर्फ़ का बहुत बड़ा पिंड जो अचानक जब
बचेंद्री पाल अपने साथियों के साथ सो रही थीं। समय कोई 12:30 बजे का रहा होगा रात्रि। उस समय एक बर्फ़ का बहुत बड़ा पिंड उनके कैंप पर जा गिरा। तो बचेंद्री पाल ने बताया कि अब वह स्थिति ऐसी थी कि अब उन्हें सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। यह क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोहसे ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमपुंज मतलब बर्फ का टुकड़ा बन गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। एक्सप्रेस रेलगाड़ी से उसका तुलना की है जैसे कि एक कोई एक्सप्रेस गाड़ी रेलगाड़ी एक तीव्र गति में चलती है, तेज़ गति में भीषण गर्जना के साथ चलती है। उसी प्रकार एक बर्फ़ का पिंड हमारे कैंप पर आ गिरा था जिसने हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे। लोब्सांग उनके साथी थे, आपको पहले बताया था कौन कौन, लोब्सांग और तशारिंग। तो लोब्सांग ने क्या किया, अपनी जो छुरी थी उसकी मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ कर दिया। देखिए स्विस छुरी आप शायद जानते ही होंगे, स्विस छुरी जिसमें कई सारे और भी तरह तरह की आकृति वाले छुरी और कटीला इस तरह की वो मिक्स रहता है, एक पूरा सेट होता है। स्विस छुरी जिसे हम बोलते हैं जो खुलती है। तो स्विस छुरी से उन्होंने क्या किया कि तंबू का जो रास्ता था साफ किया और उसमें सफल भी हुए और तुरंत ही अत्यंत तेज़ी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी अगर देर होती तो उसका सीधा अर्थ था मृत्यु। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ़ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ़ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। ठीक है, अब बचेंद्री सही हालत में थी, अब उन्हें बचा लिया गया था। सारी बर्फ़ को साइड से हटा के उन्हें खींच लिया गया था, निकाल लिया गया था। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्राय सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। वहाँ क्या होता है कि डंडे लिए कुछ बांधा और स्ट्रेचर बना लिया, इस तरह से स्ट्रेचर बना लिए जाते हैं। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक ज़बरदस्त साहसिक कार्य था। इतनी ऊंचाई पर भी इस तरह की सुरक्षा देना एक साहस से भरा साहसपूर्ण कार्य था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। वो वापस आ गए कैंप 2 से। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थीं? उन्होंने पूछा मुझसे, क्या तुम भयभीत थीं? मैंने कहा, जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? नहीं। बचेंद्री ने उत्तर दे दिया, नहीं। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर उन्हें दे दिया था। बचेंद्री ने कहा, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दे दिया कि नहीं, मैं वापस नहीं जाना चाहूँगी। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन ही अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा। की, जय और मीनू, ये नाम है, की, जय और मीनू और बिस्सा अभी मेरे से बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर
और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। उनके पास वजन भी था और उनके पास ऑक्सीजन भी नहीं थी। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जैनवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की, मगर मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वह वापस उन सभी से, क्योंकि उसके साथ ही वह जाना चाहती थी ग्रुप के साथ, तो अभी ग्रुप बहुत पीछे था, तो उसने नीचे उतरकर उनसे मिलना चाहा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। तुमने इतने बड़े जोखिम क्यों ली बिचेंद्री? उसने मुझसे क्या कहा कि तुमने इतना बड़ा जोखिम क्यों ले लिया? मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। दल मैंने आपको पहले भी बताया था, ग्रुप, मैं इस ग्रुप में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। उसके पास जो किट थी, वज़न था, उसने वह मना कर दिया। केवल मैं पेय पदार्थ लिया, अपनी प्यास बुझाई और चल दिए। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लहाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इतना आपके समझ में आ ही गया होगा। देखिए, कुछ ऐसे नाम आपको इस पाठ में पढ़ने को मिल रहे होंगे, सुनने को मिल रहे होंगे, जो थोड़े से आपको अजीब से लग रहे होंगे। वाकई एक बहुत अच्छा पाठ है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि हमें, देखिए अभी तक अगर देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि हमें हिम्मत से ही हमेशा काम लेना चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ठीक है, आगे अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ़ पिघलाया और चाय बनाई। पानी इतना नहीं होता, बर्फ़ को पिघला लो, चाय बना लो। कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदोर जी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। ठीक है, आगे का जो पाठ है उसे भाग 2 में पूर्ण करेंगे। इस पाठ को आप पुनः पढ़ें, समझें। धन्यवाद।